हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में पावर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके पिछले क्लासेस में हम आप सभी को बता चुके थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यहाँ पे हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या होते हैं, और कुछ हम लोग इसके डेराइवेशन देखेंगे एंड आफ्टर दैट इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो पावर, चलिए हम आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताते हैं कि पावर किसे बोलते हैं। ओके, वन बाय वन हम यहाँ पे देखते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पावर हेडिंग डाल लेते हैं। पावर पावर को डिफाइन कर सकते हैं। पावर इज डिफाइंड एज the rate of doing work is called power. The rate of doing work is called power. ये डेफिनेशन है। इसकी यूनिट अगर देखा जाए तो पावर को, या आप और इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, और कर करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ये दूसरा डेफिनेशन हुआ पावर का। अगर पावर की बात की जाए तो पावर इज मेजर्ड इन वॉट। पावर को मेजर किया जाता है वॉट में। ओके, और पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होती है। ये पावर का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि मैं आपको पिछले क्लासेस में मैं बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, पावर फिजिक्स के टर्म में यहाँ पे हम लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। हम फिजिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट फिजिक्स में एक और पावर होता है। वो फिजिकली रूप से किसी ह्यूमंस के द्वारा, है ना, किसी ह्यूमंस के द्वारा या किसी भी लिविंग बींग्स के द्वारा अगर वर्क किया जाता है ना, अगर वर्क किया जाता है तो उसे भी पावर बोलते हैं। यहाँ पे भी पावर जो है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे फिजिक्स के टर्म में हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं पावर के बारे में। तो यहाँ पे जो पावर होगी वो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो जो एनर्जी कंज्यूम होगा, जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, उसी को पावर बोलते हैं। मतलब पावर तो होगी, यहाँ पे भी पावर होगी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा, है ना, उसको जिस रेट से वर्क डन होगा उसको हम यहाँ पे पावर बोलेंगे। बट फिजिक्स में एक और भी पावर होती है जो फिजिकली रूप से, है ना, रेट एट विच वर्क इज डन, वहां पे भी पावर होता है और यहाँ पे भी पावर होता है। बट अंतर यहाँ पे है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा जो वर्क किया जाएगा जिस रेट से, उसको यहाँ पे पावर बोलेंगे। पावर की बात की जाए तो पावर को मेजर किया जाता है वॉट में। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि पावर को यहाँ पे जूल में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो जूल अपॉन सेकेंड, एक तो पावर का यूनिट जो हो गया वो जूल अपॉन सेकेंड यहाँ पे यूनिट हो गया, यानी कि पावर का जो यूनिट हो गया जूल अपॉन सेकेंड। इसको वॉट भी बोलते हैं, क्योंकि पावर को मेजर किया जाता है वॉट में। ओके, पावर को मेजर किया जाता है वॉट में।
आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया, उसके बाद फॉर्मूला बताया गया। अब यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि पावर का कुछ डेराइवेशन भी होती है, उसको किस तरीके से हम डेराइव कर सकते हैं। आपको पिछले क्लासेस में मैं बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करवाते हैं तो उस केसेस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपिएट होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से, उसी को ही हम इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे थे। और हीट को मेजर किया जा रहा था जूल में। अब मैं यहाँ पे पावर पढ़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हीट जो होता है ना, वो भी एनर्जी का फॉर्म होता है। हीट जो होता है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, तो वर्क भी कहीं ना कहीं एनर्जी के द्वारा ही किया जा रहा होगा। किसके द्वारा? एनर्जी के द्वारा। वो भी किस एनर्जी के द्वारा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, तो यहाँ पे वर्क यानी कि बोल सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स एनर्जी, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको ये बताया था, एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू आपको बताया था VIT, एक फॉर्मूला आपको ये बताया था VIT, और दूसरा मैं आपको बताया था E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R और T, एक फॉर्मूला ये बताया था पिछले क्लासेस में। एक और मैं बताया था E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, एक ये फॉर्मूला बताए थे आपको। ओके, तो अब बताओ कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम ये होती है। क्या मैं पावर इज इक्वल टू वर्क यानी कि वर्क की जगह पे मैं एनर्जी भी तो लिख सकता हूँ ना। ओके, एनर्जी भी लिख सकता हूँ। क्यों लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ही वर्क किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा वर्क किया जाता है, तो वर्क को रिप्लेस करके मैं एनर्जी लिख सकता हूँ। अब एनर्जी के जगह पे ये तीनों का तीनों जो फॉर्मूला है उसको मैं इस एनर्जी के जगह पे कीप करते चला जाऊंगा, मतलब रखते चला जाऊंगा। एंड टाइम से जब मैं डिवाइड करूंगा, मतलब कि देखिए आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का तीन फॉर्मूले होते हैं। तीन फॉर्मूले होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब E इज इक्वल टू, मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ कि VIT, एक E इज इक्वल टू होती है V स्क्वायर अपॉन RT, एक E इज इक्वल टू होती है I स्क्वायर RT। अगर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर मैं टाइम को डिवाइड कर दूं, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जितने भी तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले से अगर मैं टाइम को डिवाइड करते चला जाऊं तो जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो पावर का फॉर्मूला मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर पावर है तो पावर इज इक्वल टू E अपॉन T होती है। तो बताओ आप P इज इक्वल टू E जो है वो एनर्जी है। एनर्जी का ये फॉर्मूला क्या लिखे हैं? VIT। क्या आप VIT लिखेंगे और नीचे जो टाइम है वो टाइम लिखेंगे। मीन्स है कि VIT कहाँ से आया? तो एनर्जी इज इक्वल टू VIT होती है। यहाँ पे मैं आपको लिख चुका हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू VIT। तो E के जगह पे जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद उसमें टाइम से जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें एक न्यू फॉर्मूला देखने को मिलेगा। वो भी क्या मिलेगा? VI मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा? VI मिलेगा, क्योंकि VIT में T से डिवाइड करेंगे तो T कैंसिल, ओवरऑल VI मुझे मिलेगा। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला की बात करूं
तो बताओ कि E इज इक्वल टू, क्या मैं V स्क्वायर R और T रख सकता हूँ? बिल्कुल, E इज इक्वल टू V स्क्वायर R और क्या T रख सकते हैं, और नीचे ऑलरेडी टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? T से T कैंसिल और V स्क्वायर अपॉन R मिलेगा। नेक्स्ट है आपको P इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी आप यहाँ पे रख दो। ओके, आई स्क्वायर आर टी, जब हम एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे आई स्क्वायर आर टी, तो बताओ यहाँ पे अगर मैं टी से इसे डिवाइड करूँ, मैं टी से इसे डिवाइड करूँ तो मुझे आई स्क्वायर आर मिलेगा। क्या मिलेगा? आई स्क्वायर आर मिलेगा। तो आप बताओ यहाँ पे कि P इज इक्वल टू वी आई आ चुका, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आ चुका, एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ चुका। तो यहाँ पे आप ये देखो कि P इज इक्वल टू क्या क्या आ चुका है? P इज इक्वल टू वी आई आ चुका है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर आ चुका है, एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर चुका है। यानी कि P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर आई, एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये तीन तीन फॉर्मूले आ चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लोगे। P इज इक्वल टू तीन तीन फॉर्मूले होते, ये तीनों का तीनों जो फॉर्मूले होंगे वो आपको क्वेश्चन में यूज आएंगे। तो ये मैं आपको डेफिनेशन बताया, किस तरीके से डिराइवेशन होती है, पावर को हम लोग तीन तीन फॉर्मूले ला सकते हैं डिराइवेशन के द्वारा, ये मैं आपको बताया। अब इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले, देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि देखो, पावर को हम मेजर कर दिए वाट में, लेकिन क्या हम वाट में ही मेजर करते हैं? नहीं, पावर जो होती है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसके द्वारा हम लोग एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। तो पावर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब इससे भी थोड़ा बड़ा यूनिट होता है, क्या होता है? तो KWH मीन्स किलो वाट आवर, किलो वाट आवर होती है, और किलो वाट आवर वाट से थोड़ा बिगर यूनिट होती है, इससे भी थोड़ा बिगर यूनिट होती है, वो हॉर्स पावर होता है। तो इसके बाद हम कॉमर्शियल यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो कॉमर्शियल यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं इसके लिए। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके पहले मैं आपको बताया इलेक्ट्रिक पावर किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर किसे बोलते हैं। अब कॉमर्शियल यूनिट से पढ़ने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे 1 वाट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो 1 वाट किसे बोलते हैं? 1 वाट किसे बोलते हैं? तो P इज इक्वल टू वी आई होती है, ये आपको भी पता है जैसा कि मैं अभी बताया, ठीक है। अब 1 वाट इज इक्वल टू होती है, 1 वाट इज इक्वल टू होती है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वोल्ट से बोलेंगे जब एक डिवाइस एनर्जी कंज्यूम करेगी, जब एक डिवाइस एनर्जी कंज्यूम करेगी 1 एम्पियर, कब? जब उसमें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑपरेट किया जा रहा होगा, तब हम उसे 1 वाट बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? 1 वाट बोलेंगे। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे दी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो एक स्मॉलर यूनिट होती है, वाट जो होती है वो एक स्मॉलर यूनिट होती है। अब इससे भी थोड़ा बड़ा यूनिट होता है जिसे हम
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। यानी एक कॉमर्शियल यूनिट भी होती है जो हम लोगों के घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑपरेट किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, उसे किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। अब किलोवाट आवर में मेजर करते हैं इसलिए क्योंकि उसे हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे मैं आपको बताया, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि वॉट जो था वो एक स्मॉलर यूनिट था। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड किया जाता है उसे किलोवाट में मेजर करते हैं, है ना। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया जाता है उसे हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किलोवाट आवर बोलते हैं। हमारे घरों में जो मीटर लगा हुआ रहता है, हमारे घरों में जो मीटर लगा हुआ रहता है, उस मीटर में देखेंगे आप तो जो एनर्जी हमारे घरों के द्वारा कंज्यूम्ड हो रहा है, हाँ, हमारे घरों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। तो जो मीटर दिया हुआ होगा आप वहाँ पे देखेंगे फ्लैश होते रहता है होगा kWh मीटर में दिखाई देगा। तो वो किलोवाट आवर में क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो जो है वो जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम किया जा रहा है उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, जबकि वॉट जो होती है वो एक स्मॉलर यूनिट होती है और किलोवाट आवर वो एक बिगर यूनिट होती है। इससे भी बिगर यूनिट हॉर्स पावर होती है। आप ये मेमोराइज करके रखेंगे कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होती है। ओके, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होती है। ओके, और अभी यहाँ पे ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है उसे हम किस में मेजर करते हैं? किलोवाट आवर में। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हो गया किलोवाट आवर। तो देखिए समटाइम्स किलोवाट आवर इज कॉमनली नोन एज यूनिट। इसे क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर इज कॉमनली नोन एज यूनिट। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, अगर 1 किलोवाट आवर कंज्यूम्ड हुआ तो हम बोलेंगे कि 1 यूनिट एनर्जी हमारे घरों में कंज्यूम्ड हुआ। किलोवाट आवर है उसे कॉमनली नोन एज यूनिट बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताया कि अगर 1 किलोवाट आवर हमारे घरों में एनर्जी कंज्यूम्ड होगी तो उसे मैं 1 यूनिट बोलूँगा। अगर 2 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ हमारे घरों में तो मैं 2 यूनिट बोलूँगा। अगर 4 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ तो मैं उसे 4 यूनिट बोलूँगा। अब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं ये मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट जो होता है आपको बताइए कि 1 किलोवाट में कितना वाट होती है? तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होती है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होती है। और मैं यहाँ पे आवर को सेकेंड में मैं बदलूंगा। तो बताओ सेकेंड में आप बदलोगे तो बताओ 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। क्योंकि देखो आप बिगर से स्मॉलर में जा रहे हो तो 1 किलोवाट को वाट में बदले, फिर आवर को भी तो आप सेकेंड में बदलोगे तभी तो सेम यूनिट होगी। अब बताओ यहाँ पे ये हो गया 1000 इंटू 3 6 पे 00 क्या आ गया? ये वाट लिख दो, ये वाला वाट, और ये आप लिख दो सेकेंड। अब बताओ कितने आ गए? ये 20 और ये 30, ये कितने आ गए? 3 and 2 मीन्स कितने आ गए? 50। और क्या आ गए? वाट, ये आ गए वाट, और
ये सेकेंड आ गए। अब क्या आप और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? तो बताओ, इधर मैं जा रहा हूँ, मतलब लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, तो बताओ 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे क्या मैं 3.6 इंटू 3 पॉइंट, या आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 6 इंटू 10 टू दावर 36 इंटू 10 टू दावर 3 और 2 कितने हो गए 5 वाट और सेकेंड। अब क्या आप इधर अगर आप पॉइंट लगाना चाहते हो तो पावर बढ़ेगा, तो 3.6 इंटू 10 टू दावर इधर गया ना, एक पॉइंट बढ़ा है ना, तो इधर 6 हो जाएंगे, और वाट और सेकेंड, इसी को 3.6 इंटू 10 टू दावर 6 जूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 6 जूल बोलेंगे। मीन्स 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू इतने जूल हो गए। ओके, तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दावर 6 जूल होते हैं। और अगर हमारे घरों में 3.6 इंटू 10 टू दावर 6 जूल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे कि 1 यूनिट एनर्जी हमारे घरों में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घरों में अगर 3.6 इंटू 10 टू दावर 6 जूल एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा, तो क्या हम लोग बोलेंगे कि 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, चलिए देखिए, पावर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ना। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए T20 वोल्ट 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट जनरेटर। द करंट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, है ना। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। यहाँ पे एक जनरेटर है जिसमें 220 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड की जा रही है, और उसके द्वारा 50 एम्पियर करंट है प्रोड्यूस हो रहा है ना। 50 एम्पियर करंट उससे पासेस की जा रही है। ठीक है, तो बताइए कि बल्ब का क्या पावर होगा। मैं आपको यहाँ पे पावर का बहुत सारे फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। P इज इक्वल टू VI एक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे और साइड में लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू VI एक फॉर्मूला, एंड दूसरा फॉर्मूला आप देख लो, P इज इक्वल टू आपको मैं बता चुका हूँ V² अपॉन R। ठीक है, और P इज इक्वल टू I² R। ये 3 फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ अभी अभी, है ना। तो एक फॉर्मूला ये हो गया P इज इक्वल टू VI, दूसरा फॉर्मूला हो गया V² अपॉन R, एंड थर्ड फॉर्मूला हो गए I² R। ओके, अब इससे मैं निकाल लेता हूँ कि पावर कितना इसमें कंज्यूम्ड किया जा रहा होगा बल्ब के द्वारा, जब 220 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस और 0.50 एम्पियर जब करंट पासेस की जा रही होगी, तो उस बल्ब के द्वारा कितना एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा होगा। तो P इक्वल टू फॉर्मूला देखिए, वोल्टेज दिया हुआ है, अगर आप गिवन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। V इक्वल टू कितना है 220 वोल्ट, एंड I इक्वल टू कितना है, I इक्वल टू 0.50 एम्पियर। तो बताओ P इक्वल टू आप VI से वोल्टेज कितना हुई 220, करंट कितना है 0.50। ठीक है, इसे अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे, तो 1 0 से 1 0 है ना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो बताओ 22 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 110 क्या आ जाएंगे, आपके वाट आ जाएंगे। यानी कि इतना, यानी कि 110 वाट है इस बल्ब के द्वारा एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है। ओके, तो ये आपका न्यूमेरिकल था। ठीक है, देख लीजिए इसको, ये था क्वेश्चन। यहाँ पे ये है
Calculate the power of an electrical circuit consisting of resistance 3 ohm and a current 4 ampere. अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उससे पावर उस इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसकी रेसिस्टेंस 3 ओम है एंड करंट 4 एम्पियर है, तो अब आप बताओ कि पावर कितना कंज्यूम किया जा रहा होगा उस रेसिस्टेंस के उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा। तो आपको पावर को फाइंड आउट करना है। तो पावर को फाइंड आउट करने से पहले हम क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो बताओ आप कि यहाँ पे गिवन क्या क्या है। गिवन जो है आपका करंट यानी रेसिस्टेंस है, आर दिया हुआ आपका 3 ओम, और आपका 3 ओम दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका आई दिया हुआ है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर बताइए क्या आपको ये तीनों का तीनों फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अब बताओ P इज इक्वल टू वी आई करेंगे? करेंगे, बट यहाँ पे आपका वोल्टेज दिया हुआ, यहाँ पे तो वोल्टेज है नहीं, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगी नहीं। P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन आर, ये भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है, रेसिस्टेंस है बट वोल्टेज दे रखी है, बट वोल्टेज तो है नहीं इसमें, तो वोल्टेज आपको निकालना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट इसमें आप इंप्लीमेंट करके निकाल सकते हैं, बट ये नहीं। अब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अगर कोई भी सॉल्यूशन हमें जो इजली वे में हो जाता है तो उसी के द्वारा ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्यों ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। तो ये दोनों को फॉर्मूला यूज करने से बेटर है आप थर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। तो P इज इक्वल टू क्या है? आई स्क्वायर आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। अब बताओ करंट कितना दी हुई है? करंट 4 एम्पियर दिया हुआ, 4 का स्क्वायर, एंड रेसिस्टेंस कितना दी हुई है? 3 ओम। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इंटू 3, ओवरऑल कितना आ गया? 48 वाट आ गई। तो बताओ कि इस बल्ब के द्वारा इस सर्किट में 48 वाट है एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा, मतलब उसकी जो पावर होगी वो 48 वाट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इफ द करंट एंड वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर गिवन एज 2.5 ampere and 10 volt respectively, calculate the electrical power। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज जो है मींस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट है, तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख लो, मैं बता रहा हूँ, तीनों को तीनों फॉर्मूला यहाँ पे दे चुका हूँ। बताओ इसमें से क्या क्या गिवन है। फर्स्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज है आपका 10 वोल्ट, आई जो है मतलब करंट जो है 2.5 एम्पियर है, करंट जो है वो 2.5 एम्पियर है। बताओ वी आई पावर इज इक्वल टू एक फॉर्मूला हो चुका है वी आई। अब आप वी आई से निकाल सकते हो इजली वे में। P इज इक्वल टू वोल्टेज 10 एंड I इज इक्वल टू 2.5, तो बताओ 10 इंटू 25 अपॉन, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, ओवरऑल 25 मीन्स पावर जो आ गया वो 25 वाट आ गया। ओके, तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल पावर पूछ रहा था, जो पावर इज इक्वल टू 25 वाट आ गया, ठीक है। मतलब है इस इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा अगर 2.5 एम्पियर करंट पासेस होगी और 10 वोल्ट अगर वोल्टेज अगर अप्लाई होगी तो उसमें जो पावर कंज्यूम किया जाएगा वो 25 वाट होगी। ओके, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम विल बी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें 220 वोल्ट और 100 वाट यानी 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई की जा रही है, तो 100 वाट उस इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है एनर्जी। अगर वोल्टेज को कमा दिया जाए 110 वोल्ट कर दिया जाए तो एनर्जी
क्या कंज्यूम किया जाएगा इस इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा। तो पहले 220 वोल्ट एनर्जी 220 वोल्ट सप्लाई किया जा रहा था उस इलेक्ट्रिक बल्ब में, तब 100 वाट एनर्जी कंज्यूम की जा रही थी। अब उसका आधा कर दिया गया, वोल्टेज जो है उसका आधा कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। पहले 220 वोल्ट था, अब वोल्टेज क्या कर दिया गया, कमा दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी भी तो थोड़ा कम जाएगा ना, एनर्जी भी तो कम जाएगी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले गिवन क्या है। पहले जो गिवन है वो आपका दिया हुआ है वोल्टेज, है ना, वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट, और आपका पावर जो दिया हुआ है वो 100 वाट, पावर जो दिया हुआ है वो 100 वाट। अब बताओ P इज इक्वल टू वी आई लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। तो P इज इक्वल टू जो होती है वी आई होती है, P इज इक्वल टू वी आई होती है। अब वोल्टेज क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है। तो अब बताओ, पहले तो हम करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना अमाउंट में करंट उस इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा सप्लाई किया जा रहा होगा। तो मैं I इज इक्वल टू पी अपॉन वी लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू पी अपॉन वी लिख सकता हूँ। पावर कितना दी हुई है, 100 वाट दी हुई है पावर, और वोल्टेज कितना दी हुई है, वोल्टेज 220 वोल्ट दी हुई है। 0 से 0 कैंसिल, एंड कितना 2 से अगर करेंगे तो 2 5 जा 10 एंड 2 बन जा 1, 2 बन जा 1, यानी कि 5 अपॉन 11 आ गई। अब आगे निकालते हैं फिर पावर। पावर इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला होता है। अब वोल्टेज, वोल्टेज कितने दी हुई है, यानी कि आधा हो गया, वोल्टेज है आधा हो गई, हाफ हो गया। तो अगर वोल्टेज हाफ हो गया तो करंट भी तो हाफ होगा ना, करंट भी तो हाफ होगा। तो बताओ, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होती है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी, अगर वोल्टेज कमेगा तो करंट भी कमेगा। यहाँ पे 220 वोल्टेज दी हुई है, 220 वोल्टेज दी हुई है। आपका क्या है, आपका फिर वोल्टेज कम गया, यानी कि 220 वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा था, अब 110 वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा, मतलब आधा हो गया, है ना। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, आधा हो गया। तो अब बताओ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा, वोल्टेज कमा है तो करंट भी कमेगा। आप क्या लाए हो, 220 वोल्ट के अकॉर्डिंग करंट लाए हो, बट अगर आप वोल्टेज कमाए हो तो करंट को भी तो कमाओगे ना। तो करंट कमाएंगे नहीं, करंट को कमाएंगे कि नहीं, करंट को बाय ओम्स लॉ से हम यहाँ पे कर सकते कि नहीं, करंट को, है ना, I इज इक्वल टू 5 अपॉन 11 को हाफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो चुका है, तो हमारा करंट भी हाफ होगा। तो हाफ होने के कारण 5 अपॉन 22 आ जाएगा एम्पियर करंट, यानी कि वोल्टेज हाफ हुआ है तो करंट भी हाफ हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, तो फिर P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला लगा देंगे। वोल्टेज हाफ हुआ तो 110 हो गया। अब करंट जब 5 अपॉन 11 आया था 220 वोल्ट के अकॉर्डिंग, बट वोल्टेज तो हाफ हुई है, तो हाफ हुई है तो करंट को भी तो हाफ करेंगे ना, करंट हाफ कर दिए, 5 अपॉन 22 आ गया। अब इससे कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स लगेंगे, 5 टाइम्स लगेंगे, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 वाट आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू 25 वाट आ गया, यानी कि P इज इक्वल टू 25 वाट आ चुका है। ठीक है, तो बताओ, वोल्टेज ज्यादा सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो ये आपका एनर्जी भी ज्यादा मिल रहा था, वोल्टेज कमा दिए तो एनर्जी भी कम गई। अब बताओ, दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल हम कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग वी स्क्वायर अपॉन आर से। बताओ आप कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, इससे भी हम निकाल लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये निकाल करके दिखा दिया कि वोल्टेज अगर आधा करोगे तो करंट भी आधा होगा, अब उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे।
बट यहाँ पे V इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है। इससे आप निकालोगे तो पहले आप क्या निकालोगे, R निकालोगे। तो R निकालने के लिए वी स्क्वायर अपॉन पी लिखोगे। तो V कितना दिया हुआ 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन पावर कितना है 100। तो 220 इंटू 220 अपॉन 100 करेंगे तो बताओ यहाँ पे 0 से 0 यहाँ पे आ जाएगा 484। मल्टीप्लाई करेंगे ना 22 को 22 और 22 यानी कि 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो 448 यानी इतना आ जाएगा, यानी कि 484 ओम आ गया। तो R इज इक्वल टू इतना आ गया। अब जब R इज इक्वल टू 484 ओम आ चुका है, अब बताओ जब इतना आ गया तो अब आप निकाल सकते हो कि नहीं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। बताइए वोल्टेज अब कितना दिया हुआ 110 दिया हुआ, 110 का स्क्वायर अपॉन आर कितना दिया हुआ 484 दिया हुआ है, 484 दिया हुआ है। बताओ 110 और 484। अब बताओ अगर हम निकालेंगे तो निकाल सकते हैं 22 से अगर काटेंगे तो 22 दूना 44 और 22 दूना 44 और 22 पचे 110 और 22 पचे 110। बताओ 5 इंटू 5 इंटू 25 क्या आ गया वाट आ गया, यानी कि P इज इक्वल टू 25 वाट आ गया। अब बताओ मैं आपको VI से भी निकाल करके दिखाया और आपको मैं वी स्क्वायर अपॉन आर से भी मैं आपको दिखाया, तो दोनों फॉर्मूले इंप्लीमेंट होंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट था जो ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ा। यहाँ पे भी 25 वाट आ गई इस फॉर्मूले से और यहाँ पे भी 25 वाट आ गई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो बशर्ते कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक ओवन रेटेड एट 500 watt is connected to a 220 volt line and used for 2 hours daily. Calculate the cost of electric energy per month at the rate of rupees 5 per kilowatt। एक इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन है। अब कमेंट कर करके आप हमें ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक ओवन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इस कंसेप्ट को मैं पीछे क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके कि इलेक्ट्रिक ओवन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके चलिए आपका होमवर्क यहाँ पे ये रहा आपका, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है, जो कंज्यूम करता है 500 वाट जो कि 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है और उसको 2 घंटे के लिए पर डे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 2 घंटे पर डे इस्तेमाल किया जाता है। और वो इलेक्ट्रिक ओवन है 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है और 500 वाट वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। Calculate the cost of electric energy per month at the rate of ₹5 per kWh। अब आप ये बताएंगे, ये भी आप बताएंगे हमें कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है, ठीक है। किलोवाट आवर एक क्या है, व्हाट इज kWh, ठीक है। अब आप बताएंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट बताएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम किया जा रहा है इस इलेक्ट्रिक ओवन के द्वारा, तो कितना कॉस्ट पर मंथ आएगा, है ना। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर मंथ, हर एक महीने कितने बिल आएगा, बिल की बात कर रहा है कि अगर इतना एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है तो एक यूनिट का 5 रुपीज पड़ता है। तो पर डे जितना यूनिट कंज्यूम किया जा रहा होगा उसके हिसाब से हम ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम एक मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से बिल आएगा पर मंथ। तो पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हम क्या निकाल सकते हैं। अभी क्या क्या दिया हुआ ये हम देख लेते हैं। ओके ये क्या क्या दिया हुआ है ये हम देखते हैं। तो देखिए 500 वाट है, ठीक है, पावर आपका दिया हुआ है 500 वाट दिया हुआ पावर, वोल्टेज आपका दिया हुआ है
वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट दी हुई है, और आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ आपका 2 आवर दिया हुआ है। ओके, टाइम जो दिया हुआ है वो 2 आवर दिया हुआ है। अब आपका क्या दिया हुआ है, पर यूनिट है ना, पर यूनिट यानी कि पर यूनिट चार्ज जो है, पर यूनिट कॉस्ट आपका दिया हुआ है ₹5, यानी एक यूनिट का जो आपका अमाउंट जो लग रहा है वो ₹5 लग रहा है। तो बताओ P इज इक्वल टू, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, P इज इक्वल टू इनर्जी अपॉन टाइम होती है। P इज इक्वल टू इनर्जी अपॉन टाइम होती है। अब आप बताओ इनर्जी कितना कंज्यूम किया जाएगा, तो एनर्जी जो कंज्यूम्ड किया जाएगा वो कितना कंज्यूम किया जाएगा, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी लिख सकते हैं। पावर कितना है 500, पावर जो है वो 500 है, और टाइम आपका दिया हुआ है 2 आवर दिया हुआ है। तो बताओ कितना आ जाएगा, 1000 वाट आवर आ जाएगा। ठीक है, 1000 वाट आवर आ जाएगा। अब इसको किलोवाट आवर में हमको कन्वर्ट करना है ना, हमें किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 1 किलो वाट आवर आ जाएगी। एनर्जी हम निकाल चुके हैं 1 किलो वाट आवर, मीन्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल चुके हैं 1 किलो वाट आवर, यानी कि एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगा वो 1 किलो वाट आवर होगा। अब अगर मैं निकालूं, यहाँ पे किलो वाट आवर आया है, अगर मैं निकालूं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन 1 मंथ, तो देखिए यहाँ पे एनर्जी जो आया है, कितना एनर्जी आ गया, एनर्जी जो आ गया वो 1 किलो वाट है ना, 1 किलो वाट आवर आ गया। यानी पर डे 2 घंटे अगर, पर डे 2 घंटे अगर हम इलेक्ट्रिक ओवन को रन करवाते हैं, 220 वोल्ट सप्लाई किया जाता पोटेंशियल डिफरेंस, उस केस में इस इलेक्ट्रिक ओवन के द्वारा पर डे के हिसाब से 1 किलो वाट आवर, यानी कि इतना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा। ओके, अब बताओ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ। अब देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी, या बोल सकते हैं हाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ, इन 1 मंथ। तो बताओ आप कि एक दिन में 1 किलो वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, तो 30 डे में कितना करोगे, तो 1 इंटू 30 करेंगे, मीन्स 30 किलो वाट आवर, यानी कि एक महीने में हम 30 किलो वाट आवर एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। एक महीने में 30 किलो वाट एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। अब 1 किलो वाट आवर का, 1 किलो वाट आवर का जो चार्ज लग रहा है वो ₹5 लग रहा है। ओके, ₹5 लग रहा है। तो बताओ कॉस्ट ऑफ, है ना, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो बताओ 30 किलो वाट आवर, 30 किलो वाट आवर यानी कि एक मंथ में जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है, और पर किलो वाट आवर के हिसाब से ₹5 लग रहा है। तो बताओ कितना आ गया, ₹150 आ गया, है ना, ₹150 आ गया। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर आप 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिक ओवन को चलाते हो अपने घरों में और 220 वोल्टेज सप्लाई किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, तो उस केस में आपको जो पर डे के हिसाब से पर मंथ जो बिल आपको देना पड़ेगा वो ₹150 बिल के फॉर्म में, बिल के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैं आपको कंसेप्ट में बता चुका हूँ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं इस क्लास को यही एंड करता हूँ। तब तक के लिए आप हमें ये बताएंगे कि ये क्लास कैसा लगा, ठीक है, कैसा नहीं लगा, किस आपको समझ में आया, कंसेप्ट आया या क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आप हमारे
कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।